चलिए भाई, तो बेटा प्रीवियस क्लास में जैसा आपको पता है हम लोगों ने आपके साथ सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है उसको डन करा था, राइट। हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेकंड यूनिट को डन कर लिया था। एक बार मैं लास्ट क्लास को रिकॉल करा दूं बेटा। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सोगा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, सुरेश भाई, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 1930, इसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो है वो 4 यूनिट है। कितनी यूनिट है बेटा? 4 यूनिट है। अच्छा, अब इन 4 यूनिट में से हमने सबसे पहले जो है आपके साथ यूनिट नंबर 1 को डन करा बेटा। सबसे पहले किसको डन करा? यूनिट नंबर 1 को। अब ये जो यूनिट नंबर 1 थी, फर्स्ट यूनिट ये थी, उसका नाम है बेटा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसमें मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है, डेफिनेशन देखी थी भाई। क्या बायर क्या होता है, सेलर क्या होता है, गुड्स क्या होता है, गुड्स के टाइप क्या होते हैं, डिलीवरी कैसे होती है, डिलीवरी के कितने टाइप्स है। फिर हमने बताया था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ शोइंग टाइटल क्या होता है। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि सेल, एग्रीमेंट टू सेल, हायर परचेज और बेलमेंट, इन चारों टर्म्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंस के क्वेश्चन भी आते हैं, मैंने पहले बताया था, राइट। अब फर्स्ट यूनिट को इंट्रोडक्शन के बाद हम गए सेकंड यूनिट पे, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम था बेटा क्या? कंडीशन एंड वारंटी। सेकंड यूनिट का नाम क्या था? कंडीशन एंड वारंटी। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि बेटा जब भी आप गुड्स को सेल करते हो तो सेलर कुछ रिप्रेजेंटेशन देता है, गुड्स की स्टेटमेंट देता है, वो रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन जो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बनती है उन्हें बोलते हैं स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन दो तरह की होती है। वो एक होती है स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायर के लिए, जिसे वो चाहिए ही चाहिए, और अगर वो नहीं हुई तो वो गुड्स को नहीं खरीदेगा, राइट। उन स्टिपुलेशंस को कंडीशन बोलते हैं। और कुछ ऐसी स्टिपुलेशन होते हैं विच इज लेस इंपॉर्टेंट, यानी स्टिपुलेशन विच आर कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मेन तो नहीं है लेकिन साइड सेकेंडरी है, होनी चाहिए, बट ये कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें बोलते थे क्या? वारंटी। फिर मैंने कंडीशन वारंटी का डिफरेंस बताया सॉरी। फिर मैंने बताया वो केसेस जहां पे आप कंडीशन के ब्रीच को वारंटी का ब्रीच ट्रीट कर सकते हो, 4 केसेस थे। उसके बाद मैंने बताया इंप्लाइड कंडीशन 7, इंप्लाइड वारंटी 4, और इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आया था डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर, यानी लेट द बायर बिवेयर। तो लेट द बायर बिवेयर का कॉन्सेप्ट बताया कि भाई बायर सिर्फ अलोन रिस्पॉन्सिबल है फॉर चेकिंग द क्वालिटी एंड सूटेबिलिटी ऑफ अ गुड बिफोर अ परचेज इज मेड। उसके बाद मैंने बताया बेटा कि कैविएट एम्पटर के कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कुछ ऐसे केसेस जहां पर बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है गुड्स की क्वालिटी एंड सूटेबिलिटी के लिए। एक्सेप्शन के पहला पॉइंट, भाई अगर आपने अपना पर्टिकुलर पर्पस बता दिया, सेलर के स्किल एंड जजमेंट पे रिलाई कर गए और वो उसी गुड के डिस्क्रिप्शन में डील करता है, तो आपको फिर बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरा, अगर आपने सेल करी है बाय डिस्क्रिप्शन। तीसरा, अगर आप सेल बाय सैंपल कर रहे हो। चौथा, अगर आप सेल बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल कर रहे हो। चौथा, गुड्स के मर्केंटेबल क्वालिटी का होने का, और क्वालिटी एंड फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड था। और अगर सेलर कोई लेटेंट डिफेक्ट जो है वो छुपा के बैठा है या फिर कोई गिल्टी है फ्रॉड के लिए, उन केसेस में बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता क्वालिटी एंड सूटेबिलिटी के लिए। ये सारे डिस्कशन हमने कर लिए थे, कंडीशन वारंटी पूरा खत्म हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है सुरेश भाई? ठीक है, मनप्रीत भाई, एक एक टॉपिक हमने डन करा, राइट। अब आज बेटा हम ऐसे ही, आप एकदम फ्रेश पेज निकालना बेटा, एकदम फ्रेश पेज। और अब हम तो वैसे टॉपिक वाइज कर रहे हैं, हम यूनिट वाइज तो कर नहीं रहे, ठीक है। वैसे अब यहां से एकदम थर्ड यूनिट स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, हाँ, तूने इस बार का पेपर देखा? देख बेटा, देख अभी तो क्वेश्चन को जज करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अभी तूने बेटा 2 ही चीजें करी है। नहीं, वो पहले फर्स्ट चैप्टर का है। आर यू श्योर? क्योंकि थर्ड चैप्टर भी है। फ्लड से डिस्ट्रॉय हो गए तो बेटा वो थर्ड का है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का होगा कि कौन रिस्क बियर करेगा, कौन लायबिलिटी बियर करेगा। मैंने पढ़ा नहीं बेटा, मैंने देखा नहीं अभी तक पेपर। हाँ, अब क्वेश्चन ही पूछा होगा कि रिस्क किसका होगा। हाँ हाँ हाँ, तो उसने क्या डिलीवरी करी थी? उसने डिलीवरी करी थी, ओनरशिप ट्रांसफर हुई थी। देख जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, ये थर्ड यूनिट का क्वेश्चन है। थर्ड यूनिट के क्वेश्चन में क्या होता है ना, हमें यही आइडेंटिफाई करना होता है कि रिस्क किसको बियर करेगा। अभी मैं स्टार्ट करता हूं, मुझे लगता है 99% वो थर्ड यूनिट का ही होगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं, पहले पूरा चैप्टर करते हैं। तभी मैंने तभी बोला था कंपनी के और एलएलपी के कॉन्ट्रैक्ट के उनके क्वेश्चन देख लेना, पर एक बार पेपर देख ले भाई तू भी। आज ही जाके चलो।
अभी क्लास के बाद देख लेंगे, मैं वैसे तो मुझे लग रहा है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का ही है, बट हेडिंग डालेंगे बेटा। अब आपके सामने जो यूनिट है एकदम फ्रेश पेज पे, एकदम फ्रेश हेडिंग डालना। अब जो आपकी यूनिट है बेटा वो है यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। देखो भाई, इस यूनिट में हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं अपने आप में। इस पूरी यूनिट में हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं सुरेश भाई? 2 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, पहले मैं ये पढ़ाऊंगा, इसी में टाइम लगेगा, जो भी इसमें है कंटेंट यही है। और दूसरा है डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये तो एक ही टॉपिक है छोटा सा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये 2 अलग अलग टॉपिक है। अभी जिस पे मुझे चर्चा करनी है, अभी मुझे जिस पे चर्चा करनी है बेटा वो है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। वो कौन सा टॉपिक है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मुझे इस पे चर्चा करनी है अभी, जो भी करनी है, ठीक है। अब ध्यान से बेटा समझने की आप कोशिश करिएगा जरा। सर पहली बात हमें इस पूरे चैप्टर में ना, हमें इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आइडेंटिफाई करनी है वो करनी है बेटा टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये पूरा चैप्टर में जो चीजें रिवॉल्व करेगी मनप्रीत, हमें पूरे चैप्टर में यही निकालना है बेटा कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का टाइम क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगी। सर ऐसा क्यों? सर हमें ओनरशिप के टाइम का जानना क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि सिंपल सी बात है, जो रिस्क है, रिस्क पासेस विद ओनरशिप, ठीक है। क्योंकि रिस्क पास करता है किसके साथ? ओनरशिप के साथ। तो समझ बेटा, सिंपल सा रूल है, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो रिस्क होगा बायर का, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो रिस्क होगा सेलर का। तो पेपर में ना हमें यही आइडेंटिफाई, मेन मुद्दा यही है। मेन मुद्दा ही नहीं ओनरशिप किसकी, मेन मुद्दा अगर गुड्स को लॉस हो गया तो वो लॉस, वो रिस्क कौन बियर करेगा? और वो पर्सन बियर करेगा जिसके पास क्या है, गुड्स की ओनरशिप। तो हमें ना यही आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगी, राइट। और जब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगी उस टाइम पे जिस पर्सन के पास ओनरशिप है उसी का रिस्क होगा। क्लियर है? तो मेन क्वेश्चन ये नहीं है ओनरशिप किसके, मेन क्वेश्चन ये है कि रिस्क किसका है। इसी के लिए हमें इस चैप्टर में आइडेंटिफाई करना है कि भाई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का टाइम क्या होता है। अब देखो, कुछ लोगों का मानना है कि जैसे लेमन क्या बोलेगा, सर कैसे ओनरशिप ट्रांसफर है, कुछ नहीं होता सर जिस टाइम पे डिलीवरी पेमेंट हो जाए उस टाइम पे होगी। मतलब ओनरशिप जो है वो डिलीवरी और पेमेंट से लिंक कर देते हैं। बट मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओनरशिप का ट्रांसफर होना डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस से कोई भी लेना देना नहीं रखता। ये बात आपको याद है बेटा? 110%। कोई दिक्कत? जैसे मैं आपको, अभी आप नोट मत करना, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं बेटा। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है बेटा, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, और आज जो है बेटा कितनी तारीख है? 18th ऑफ जनवरी, राइट। अब भाई साहब ए जो है वो गए बी की शॉप पे और इन्होंने बोला भैया मुझे जो है गुड्स दे दो। क्या दे दो? गुड्स। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई ये ले गुड्स, और इसी के बदले इसने यहां पे क्या कर दी बेटा, पेमेंट कर दी, मान लो 1000 रुपए की। गुड्स भी दिए 18 जनवरी को, पेमेंट भी कर दी 18 जनवरी को। तो यहां पे देखो मनप्रीत बेटा ध्यान से देखियो, पहले मुझे बता बेटा डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, गुड्स कब मिले? 18 जनवरी को, है ना। अब एक बात बताओ, डेट ऑफ पेमेंट क्या है? डेट ऑफ पेमेंट भी क्या है? 18 ऑफ जनवरी। सर डेट ऑफ डिलीवरी 18 जनवरी, डेट ऑफ पेमेंट 18 जनवरी है। तो बेटा सिंपल सी बात, जो डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है वो भी क्या होगी? 18 जनवरी। सर हम भी तो यही कह रहे थे कि डिलीवरी और पेमेंट के साथ चलती है। तो बेटा बिल्कुल इस केस में चल गई। अब देखो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मतलब ये जरूरी नहीं है मैं ये दिखा रहा हूं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। अब आप कहोगे सर हमने तो सही बोला था डिलीवरी और पेमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है। नहीं बेटा, अब मैं एग्जांपल नंबर 2 लेता हूं। एग्जांपल नंबर 2 समझना,
बेटा यहां पे सेम मिस्टर ए है, यहां पे सेम मिस्टर बी है, ठीक है बेटा। मिस्टर ए ने बी को गुड्स दिए और ये गुड्स दिए बेटा 18 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद 18 जनवरी को गुड्स चले गए, बी के पास गुड्स आए और बी ने बोला भाई मैं आपको जो पेमेंट है ना, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा कब, 20 जनवरी को, 2 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब यहां देखो, अगर आप इस सेकंड वाले एग्जांपल में देखो तो डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या है बेटा, 18 जनवरी है ना। डेट ऑफ पेमेंट क्या है बेटा, 20 ऑफ जनवरी। अब मुझे एक बात बताओ, बी के पास गुड्स आ गए 18 जनवरी को, इन भाई साहब ने क्या करा, इन भाई साहब ने कंज्यूम कर लिए, मान लो ये राइस था, कंज्यूम कर लिए कब, 18 जनवरी को ही खा लिए बना के बिरयानी, ठीक है। अब मुझे बताइए ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, गुड्स मिले 18 जनवरी को, उसने भाई साहब बिरयानी बना के खा गया, 18 जनवरी को खा गया और पेमेंट दे रहा 20 जनवरी को, तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, बिल्कुल बेटा। तो डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब की है, 18 जनवरी। तो यही तो क्वेश्चन लड़ाई होंगे ना। अभी जिस केस में मैं चल रहा हूं उस केस पे चलते हैं ना। अभी बहुत सारे केस है कि सर कंज्यूम नहीं करा तो ये नहीं करा वो नहीं करा, बट अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो बेसिकली हो सकता है ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है डिलीवरी पेमेंट पे, यहां पे हमने ओनरशिप ट्रांसफर करी डेट ऑफ डिलीवरी पे। सर क्या डेट ऑफ डिलीवरी, अब आप कहोगे जिन्होंने डेट ऑफ डिलीवरी बोला होगा वो कहेंगे सर बढ़िया हमने तो सही आंसर दिया बेटा। तो बेटा 19 को फिर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं बेटा, एग्जांपल नंबर 3। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि डेट ऑफ डिलीवरी और पेमेंट ऑफ प्राइस, इससे कभी भी ओनरशिप डिसाइड नहीं होती, कभी नहीं होती। मैं ये तीनों केस देख रहा हूं, जैसे यहां पे हमने डेट ऑफ डिलीवरी पेमेंट ऑफ प्राइस को ओनरशिप ट्रांसफर मान लिया, यहां पे हमने डेट ऑफ डिलीवरी को ओनरशिप का डेट मान लिया ट्रांसफर का। अच्छा एक केस और लेता हूं बेटा, मान लीजिए ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, ठीक है। ये वैसे ये टॉपिक हमने आगे एक जगह पढ़ना है बेटा। इन्होंने ए ने बी को एक फोन दिया, ठीक है, फोन दिया 2 डेज के लिए और बोला 2 डेज तक आप इसे क्या करिए, यूज करिए और फिर आप मुझे बता दीजिए कि आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं। आपने पढ़ा ना सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, कि आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो अब देखो बेटा ध्यान से देखना, 2 दिन के लिए फोन दिया था और ये दिया था कब, मान लीजिए 18 ऑफ जनवरी को फोन दिया था यूज करने के लिए, 2 दिन का टाइम दिया कि आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर लो। तो अब एक एक करके एग्जांपल दें। सबसे पहले डेट ऑफ डिलीवरी क्या है यहां पे, डेट ऑफ डिलीवरी जल्दी बोलो, 18 ऑफ जनवरी, ठीक है। अब डेट ऑफ, इसने एक्सेप्टेंस दे दी एक दिन बाद ही, अगले दिन इसने बोल दिया हाँ भाई मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने क्या कर लिया बेटा, एक्सेप्ट कर लिया। तो इसने 19 ऑफ जैन को अपनी एक्सेप्टेंस दे दी और इसने डेट ऑफ पेमेंट, क्योंकि 2 दिन का टाइम दिया था, तो इसने डेट ऑफ पेमेंट कब कर दी बेटा, डेट ऑफ पेमेंट कर दी 28 ऑफ जनवरी को, ठीक है। अब मुझे इतना बताओ कि डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप क्या मानोगे, डेट ऑफ डिलीवरी या डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, यहां मानेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो बेटा मैं यही तो कह रहा हूं, कहीं पे डिलीवरी होगी, कहीं पे पेमेंट होगी, कहीं पे कुछ और होगा। पॉइंट इतना है कि जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का केस है वो डिलीवरी और पेमेंट के ऊपर बेस पे नहीं चलता, वो अलग ही कंडीशन है। और इस चैप्टर में मैं वही कंडीशन आपको पढ़ाने वाला हूं कि किस टाइम पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है सुरेश? ये पूरा एग्जांपल देने का बेटा मेरा पर्पस क्या था कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का डिलीवरी और टाइम ऑफ पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसका प्रोविजन ही पूरा अलग चलता है। और इस चैप्टर में मैं पहले वही पढ़ाने वाला हूं कि भैया ओनरशिप जो है वो कब ट्रांसफर होती है, पहले चैप्टर में यही पढ़ेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। कोई दिक्कत, पेपर में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आप लेके चलो। जैसा ये बोल रहा है मुझे 99% है यहीं से बना होगा वो, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से वैसा क्वेश्चन बनता नहीं है, ये इसी का होगा, ठीक है। कि गुड्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है,
गुड्स गोडाउन में रखे हुए और एकदम से आग लग गई, ये हो गया वो हो गया, अब बताओ कि किसका रिस्क होगा? पेरिशिंग वाला? मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा टॉपिक। वैल्यूएशन था क्या ये? हाँ हाँ वही तो है, सुपरवेनिंग और वो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी सुपरवेनिंग। हाँ तो इसमें क्या ये वाला वो नहीं होगा सुपरवेनिंग? यार मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, देख मे भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन ये है कि क्वेश्चन अगर ये है कि रिस्क किसका होगा, मुझे क्वेश्चन पूरा देखना पड़ेगा। एक बार मैं क्वेश्चन देखता हूं अभी क्लास के बाद, उसके बाद मैं जजमेंट दूंगा। अभी तो मैं आइडिया लगा रहा हूं कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का होगा। चलो वैसे इसमें जो है ना, इसमें हमने ये कंक्लूड करा था कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या वॉइड होगा। तो अगर फ्लड में गुड्स बह गए तो ऑब्वियसली गुड्स को डिलीवर करने की रिक्वायरमेंट अब नहीं है, बट पॉइंट ये कि जो गुड्स बह गए उसमें लॉस कौन बेयर करेगा, वो हम यहां पढ़ने वाले। लॉस कौन बेयर करेगा? जिसकी क्या होगी? ओनरशिप। तो हमें ये जज करना पड़ेगा कि ओनरशिप किसकी है। ठीक है, आ जाओ भाई, ये फोटो ले लिया आपने, ये तीनों एग्जांपल एज इट इज बना लीजिएगा बेटा। अब आप ये इतना स्पेस छोड़ दिया। अब आइए बेटा आप आगे। अब आप लाइन के सेंटर में पूरा चार्ट ऐसे ही बनाना जैसे मैं बना रहा हूं, ठीक है, स्पेसिंग का एकदम देखते हुए। बेटा लाइन के सेंटर में आप हेडिंग डालेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। बेटा याद है प्रॉपर्टी का मतलब क्या था? ओनरशिप। प्रॉपर्टी का मतलब यहां पे ओनरशिप है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, और इसके लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको दो केसेस देता है। तो आपके पास दो केसेस बेटा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में दो केसेस है। अच्छे से एकदम पूरा चार्ट बना के समझाऊंगा आपको। पहले क्वेश्चन में आपका टारगेट ही यही है कि आपको केस आइडेंटिफाई करना है, हमें केस कौन सा बन रहा है, उसके बाद हम गुड्स को आंसर को डील करेंगे। पहला केस होता है बेटा विच इज कॉल्ड द जनरल रूल। पहला केस क्या है बेटा? जनरल रूल। और दूसरा कह रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, सेकंड है एज पर लॉ। सेकंड लिखिए एज पर लॉ। जनरल रूल जो है बेटा वो होता है सेक्शन नंबर 19। जनरल रूल क्या है आपका? सेक्शन नंबर 19। अब सेक्शन नंबर 19 कहता है जनरली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगी बताए? जनरल रूल के हिसाब से ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप डिपेंड करती है, एक ही वर्ड में खत्म कराए, डिपेंड करती है इंटेंशन ऑफ द पार्टीज में। डिपेंड करती है किसमें? इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। कह रहा है सेल ऑफ गुड्स कह रहा है कि हम ओनरशिप को ट्रांसफर तब मानेंगे एज पर सेक्शन 19 जब पार्टीज की इंटेंशन होगी ट्रांसफर करने की। तो जनरली ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है उसके लिए हमें कंक्लूड करना पड़ेगा इंटेंशन ऑफ द पार्टी। अब सुरेश तेरा क्वेश्चन सर इंटेंशन का कैसे पता चलेगा? तो यहां पे बेटा याद रखना क्वेश्चन आता है हाउ टू असर्टेन इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। सर इंटेंशन ऑफ द पार्टीज को कैसे असर्टेन किए? तो बेटा इसमें तीन केस दिए हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप इंटेंशन जानने के लिए टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को पढ़िए। सेकंड, आप कई बार कंडक्ट ऑफ द पार्टीज से भी जान सकते हैं कि कब उन्हें ओनरशिप ट्रांसफर करनी है। और तीसरा है सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांस ऑफ द केस। बेटा ये तीन तरीके से आप इंटेंशन ऑफ द पार्टीज को जान सकते हैं। क्वेश्चन आता है सर इंटेंशन ऑफ द पार्टीज का मतलब क्या है? सुरेश भाई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तब होगी नॉर्मली जब बायर और सेलर आपस में डिसाइड करेंगे, जब उनकी इंटेंशन होगी खत्म। अब वो इंटेंशन कैसे पता लगेगी? हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिख दे। जैसे अगर मैंने लिख दिया कि भाई सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि भाई मैं ओनरशिप तब ट्रांसफर मानूंगा जब मुझे प्राइस की पेमेंट मिलेगी। अब आपने टर्म में बता दिया ना क्लियरली,
तो फिर उस केस में ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब प्राइस की पेमेंट मिलेगी। बायर ने बोला भाई मैं ओनरशिप ट्रांसफर तब मानूंगा, लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट में, जब मुझे डिलीवरी ऑफ गुड्स मिलेंगे बिल्कुल सही सलामत। तो भाई उस केस में हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया ना, तो फिर आप तब मानोगे ओनरशिप ट्रांसफर। तो पहला जो जनरल रूल है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स कब होगा, जब वो डिपेंड करता है इंटेंशन ऑफ द पार्टीज पे। किस पे डिपेंड करता है? इंटेंशन ऑफ द पार्टी। जब पार्टीज करना चाहे तब जनरली वो क्या है? टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट ऑफ द पार्टी, सर्कमस्टांस ऑफ द केस। ये तो जनरल रूल हो गया जनरली। लेकिन हमें ना लॉ ने स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस दिए 4। कितने केसेस दिए? 4। इन 4 केसेस में लॉ कह रहा है क्लियरली, अगर आप जनरल रूल से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, सुरेश जनरल रूल से अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा, हमें नहीं पता लग रहा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैसे होगी, ना ही आपने टर्म में लिखा, ना ही आपने कंडक्ट में बताया, ना ही सर्कमस्टांसेस बता पा रहे, बेटा उस सिनेरियो में हम लॉ वाले केसेस पे जाएंगे। तो यहां पे एज पर लॉ में आप लिख लेना बेटा, इधर आपको दिए है स्पेशल सर्कमस्टांसेस। क्या दिए बेटा? इधर साइड लिखना स्पेशल सर्कमस्टांसेस। और ये जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है बेटा, ये डील करे जाते हैं सेक्शन नंबर 20 से लेके 24 तक। बेटा आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अगर जनरल रूल से आप पार्टीज के इंटेंशन नहीं निकाल पा रहे, हमें नहीं पता लग रहा कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगी, बायर सेलर ने कुछ नहीं बोला हुआ, ना कॉन्ट्रैक्ट में ना कंडक्ट में, सर्कमस्टांस को देख के पता लग रहा है, तब आप जाओगे एज पर लॉ में। तब लॉ ने क्लियरली बता दिया, अब हम बताएंगे कब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। और वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है बेटा 20 से लेकर 24 तक। बेटा इसमें नॉर्मली बोला है कि हम कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स देखेंगे, हम पार्टीज का कंडक्ट देखेंगे, और हम जो है केस के सर्कमस्टांस देखेंगे। अगर इन तीनों से कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है ऐसे ओनरशिप ट्रांसफर होगी, या पार्टीज के कंडक्ट से पता लगता है, मतलब जो पार्टीज है वो हमेशा ऐसे डील करती है कि आज ही डिलीवरी करी आज ही पेमेंट करी, 10 साल से ऐसे ही कर रहे हैं, आज डिलीवरी आज पेमेंट, आज ही वो ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं, तो कंडक्ट उनका वही है, तो हम वो मानेंगे या सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग। अगर ये तीनों से आप ओनरशिप ट्रांसफर बता पा रहे हो तो ठीक है, अगर इन केसेस से आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं बता पा रहे तो फिर आप लॉ के केसेस प्रेफर करोगे। और यहां पे आते हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस, और स्पेशल सर्कमस्टांसेस है बेटा 4। लॉ ने 4 केसेस आपको दे रखे हैं, और वो 4 केसेस जो है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला केस है बेटा पॉइंट नंबर 1, स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा, अगर गुड्स स्पेसिफिक और असर्टेन है, याद है स्पेसिफिक गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ सेल, और असर्टेन क्या होते थे? जिनको आइडेंटिफाई करते थे आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो अगर आपका गुड स्पेसिफिक असर्टेन है तो फिर लॉ केसेस अलग बता रहे हैं। केस नंबर 2, पासिंग ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। सुरेश अगर गुड अनअसर्टेन है तो ओनरशिप ट्रांसफर करने के रूल अलग है। तीसरा तरीका, गुड सेंट ऑन अप्रूवल, गुड सेंट ऑन अप्रूवल, जिसे हम प्यार से बेटा सेल और रिटर्न बेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल और रिटर्न बेसिस। ये अगर सिचुएशन है तो ओनरशिप ट्रांसफर होने के रूल अलग है। और चौथा और सबसे लास्ट केस विच इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। बेटा ये 4 केस है और आपके पेपर में यही 4 केस आएंगे। जनरल रूल तो कुछ है नहीं, जनरल रूल तो क्या ही पूछेंगे, वो पूछते आपसे ये केस, वो केस पूछते आपसे ये वाले केस। तो इन चारों केस में रूल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अलग है। अब मनप्रीत सबसे पहला तेरा सवाल पता क्या है? क्वेश्चन में आप ये हिंट देखोगे कि आपको कौन सा केस बोला है, ठीक है? क्या वो गुड स्पेसिफिक गुड की बात कर रहा है? अगर स्पेसिफिक गुड की बात कर रहा है तो फिर उसके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के रूल्स अलग है, वो मैं पढ़ाऊंगा केस 1। फिर केस 2 में अगर गुड अनसर्टेन है
तो उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अलग तरीके हैं। तीसरा, अगर गुड सेल और रिटर्न बेसिस पे जा रहा है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अलग तरीके से होगी। और लास्ट, अगर रिजर्वेशन ऑफ राइट और डिस्पोजल है, ये क्या होता है अभी बताएंगे, तब आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के रूल अलग होंगे। तो पहले क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा कि चारों में से कौन सा रूल है। ठीक है, केस स्टडी में भी आ सकता है, कहीं बार डायरेक्ट बोल देता है कि भैया गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के क्या केसेस होते हैं, आप बताइए कब कब होगी ट्रांसफर। ठीक है, बताना चालू करें, चलो थर्ड वाला, हाँ, गुड सेंड ऑफ अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। अब ये चारों केसेस हमें पढ़ने हैं और चारों केसेस पढ़ाते ही सुरेश क्या खत्म हो जाएगा हमारा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप खत्म। नहीं मतलब है तो इनमें केसेस में अंदर केसेस है, थोड़ी बड़ी है, मतलब सब में से थोड़ा नहीं मतलब हो जाएगी आज में ये अगली क्लास, मतलब कोशिश करूंगा कि मैं आज की क्लास और अगली क्लास इन दो में हो जाए, अदरवाइज एक क्लास और लगेगी, फोर्थ वाली छोटी है। चलो स्टार्ट करें फटाफट, आ जाइए बेटा, आप हेडिंग डालो सबसे पहले, केस नंबर 1। ठीक है, अब हम एज पर लॉ वाले केस डील करें, जनरल रूल तो कुछ नहीं है। सबसे पहले आप डालेंगे केस नंबर 1, और सुरेश केस नंबर 1 हेडिंग डाल बेटा, टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सुरेश कौन से केस में, इन स्पेसिफिक गुड्स, हाँ, या अनसर्टेन जो भी आप लिखो। और इसमें लगता है सेक्शन 20, 21, 22, यहां पे लगता है बेटा सेक्शन 20, 21 एंड 22। अभी आपको पता लग जाएगा, इसमें 3 केस है। ठीक है, जैसे बनाऊंगा वैसे ही बनाना, आराम से एकदम इजी पीजी नोट्स बनेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता चलता हूं, देखो बेटा, पहली बात, लाइन के सेंटर में गुड्स कौन से हैं, स्पेसिफिक गुड्स। सुरेश मेरे भाई गुड्स कौन से हैं, स्पेसिफिक गुड्स या अनसर्टेन गुड्स, जो भी है, दोनों में से एक ही भी काम चलेगा, आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन है। अब आपको चेक करना है स्पेसिफिक गुड्स के साथ ना 2 पॉसिबिलिटीज है। मनप्रीत, स्पेसिफिक गुड्स के साथ कितनी पॉसिबिलिटी बेटा, 2 पॉसिबिलिटी। स्पेसिफिक गुड्स ऑलरेडी इन डिलीवरेबल स्टेट है, या स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट है। आई होप आपको यह चीज समझ आती है। स्पेसिफिक गुड्स ऑलरेडी इन डिलीवरेबल स्टेट, स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। ठीक है सुरेश, डिलीवरेबल स्टेट मतलब समझता है बेटा, डिलीवरेबल स्टेट मतलब ऐसी स्टेट में आना जहां पे डिलीवरी करना पॉसिबल है और बायर उसे लेके जा सकता है। जैसे मान ले फॉर एग्जांपल तेरी मम्मी एप्पल लेने गई, अब एप्पल वहां पे पड़े हुए, अब जैसे एप्पल रेडी में पड़े, अभी वो क्या है, अनसर्टेन। अभी वो क्या है, क्योंकि अभी भैया ने बस डिस्क्रिप्शन दिया मीठ है, मम्मी ने सिलेक्ट तो करे नहीं है, अनसर्टेन। अब तेरी मम्मी ने एक एक एप्पल उठाया, 360 स्कैन करा और भैया की टोकरी में डाला, एक एप्पल उठाया, 360 स्कैन करा, टोकरी में डाला, ऐसे कर करके दीदी ने, इसकी मम्मी ने, सॉरी दीदी कह रहा हूं, अनसर्टेन को क्या बना दिया, असर्टेन बना दिया, राइट। अब एक बात बता, जो एप्पल वाले भैया है उन्होंने वेट करा उसका, एप्पल का कितना है, वो 1 किलो हो गया, तो क्या मम्मी ऐसे क्या हाथ रखती है और वो एप्पल हाथ में डाल देता है, क्या करती है, पन्नी में, पॉली बैग या पेपर बैग जो भी है। मैंगोज अगर आप बड़े क्वांटिटी में ले रहे हो तो मैंगोज की डिलीवरेबल स्टेट क्या है, पेटी में देते हैं भाई, घास वास लगाते हैं, फिर पेटी रखते हैं, फिर एप्पल रखते हैं, फिर घास लगाते हैं, है ना, हेरा फेरी देखी ना, घास के नीचे असली वाला, हाँ, वो सीन करते हैं। तो जब वो भैया एप्पल को पॉली बैग में डाल के मम्मी को दे रहे हैं, मतलब उन्होंने गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट पे ले आना, अब उसकी डिलीवरी इजीली हो सकती है, वो लेके चले जाएंगे। अब जैसे सुरेश मान ले तू नीचे टीवी लेने गया, तो वो डिस्प्ले पे दिखा रहे, तूने देखा अच्छा ये टीवी है, क्या बढ़िया टीवी है, तो बेटा वो तू क्या उखाड़ के घर ले जाएगा क्या, कि हाँ ये वाला ले रहा हूं, लो निकल लेगा। वो कहता है भैया आपको डिलीवरेबल स्टेट में देंगे, क्या करेंगे, एकदम बॉक्स पैक देते, बॉक्स पैक आपको घर पे रखवाते, है ना, वो क्या है, वो डिलीवरेबल स्टेट है। तो यहां पे ना आपको पहले ही देखना है कि स्पेसिफिक गुड्स क्या डिलीवरेबल स्टेट में है या स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। फिर अगर स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो बेटा देखो इसके अंदर फिर बनेंगे 2 केस, और अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है वहां पे एक ही केस बनता है, खत्म हो जाता है।
स्पेसिफिक गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में हैं तो पहला केस यहां पे बनेगा, नो फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड बाय सेलर फॉर ascertainment ऑफ प्राइस। स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में है और सेलर को उसका कोई भी काम नहीं करना प्राइस को असरटेन करने के लिए। मतलब प्राइस ऑलरेडी असरटेन है, प्राइस लगा हुआ है 50 रुपए का है। बेटा अगर ये सिचुएशन है तो डिलीवरी ट्रांसफर का रूल अलग होगा। अच्छा, स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में है लेकिन फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड बाय सेलर टू असरटेन प्राइस। ठीक है, दोनों का एग्जांपल दूं एक एक। केस नंबर 1, बेटा आप जो है ना, आप सुरेश भाई मान लीजिए अंगूर लेने गए, ठीक है, अंगूर ग्रेप्स लेने गए। अब ये भाई साहब गए ग्रेप्स लेने, अनसर्टेन थे, आपने देखा भाई ये स्पेसिफिक गुड्स है, मुझे ये वाला चाहिए। अब भैया ने क्या करा था, अंगूर को एकदम मस्त एकदम बॉक्स में पैक करके थैले में पैक कर रखा था, यहां पे ग्रेप्स है, ठीक है, और यहां प्राइस टैग लगा रहा था ₹100। इसका मतलब सुरेश स्पेसिफिक गुड्स है, अंगूर स्पेसिफिक गुड्स है तेरे, डिलीवरेबल स्टेट में, बैग बॉक्स में, छोटे बॉक्स में पैक करके थैले में भी रखा हुआ है और नीचे प्राइस टैग लगाया हुआ है 100। इसका मतलब स्पेसिफिक गुड्स ऑलरेडी इन डिलीवरेबल स्टेट एंड आपको कोई फर्दर एक्शन नहीं लेना टू असर्टेन दी प्राइस। अगर ये सिचुएशन है तो आपका सीन पता क्या है, इस सिचुएशन में जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना प्रॉपर्टी पास। आई रिपीट, प्रॉपर्टी पास होगी इमीडिएटली जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा। डिलीवरी बाद में होगी, पेमेंट ऑफ प्राइस जब भी हो। जैसे आपने बोला भैया ये वाला अंगूर दे दो, भैया ने बोला ओके, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, डिलीवरी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई किसको, बायर को। तो अगर स्पेसिफिक गुड्स है डिलीवरेबल स्टेट में और प्राइस ऑलरेडी असर्टेन है तो प्रॉपर्टी पासेस इमीडिएटली जैसे ही क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पहला रूल समझ आया? बस इजी पीजी, मैंने बोला आपको बहुत इजी है, तो अब लिखना इधर ही। अब इसका कंक्लूजन दे रहा हूं यहां पे, प्रॉपर्टी कब पास होगी, तो लिख लो बेटा यहां पे इस वाले केस में, केस नंबर 1 इसके अंदर जो है, प्रॉपर्टी passes immediately when contract of sale is made. When contract of sale is made. दूसरा केस स्पेसिफिक गुड्स है डिलीवरेबल स्टेट में, मतलब अंगूर का बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स पैक है, थैला पैक है, तो स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, लेकिन अभी भैया ने उसे प्राइस असर्टेन नहीं करा, तो भैया क्या, इसने बोला भैया ये वाला दे दो, स्पेसिफिक गुड वाला डिलीवरेबल स्टेट में है। अब भैया क्या करेंगे, भैया उठाएंगे ग्रेप का वो पैकेट, उसे रखेंगे मान लो वेटिंग मशीन पे, वेट करा, उसका वेटिंग ला 2 किलो, 1 किलो का प्राइस था 100 रुपए, भैया कहेंगे कितने हो गए, 200 रुपए, राइट। मतलब गुड्स अभी स्पेसिफिक है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है, लेकिन अभी भैया ने उसका प्राइस असर्टेन नहीं करा। तो यहां पे कॉन्सेप्ट बोलता है कि प्रॉपर्टी तब तक पास नहीं होगी जब तक भैया उसकी वैल्यू मेजर ना कर दे, चाहे वेट करे, चाहे मेजर करे, चाहे लिक्विड है, तो जैसे भी जिस भी तरीके से मेजरमेंट है, जैसे ही भैया उसका प्राइस असर्टेन करेंगे और उस प्राइस असर्टेन का नोटिस देंगे बायर को, तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो यहां पे लिखना बेटा, इधर सबसे पहले स्पेसिफिक गुड्स ऑलरेडी इन डिलीवरेबल स्टेट, लेकिन अभी सेलर को असर्टेन करना है ना प्राइस, तो इसमें लिखो सेलर इज बाउंड टू वे कॉमा मेजर कॉमा टेस्ट और डू
some other act or thing for the purpose of ascertaining the price, comma, the property does not pass until such act or thing is done and the buyer has notice thereof. क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? अगर स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में है, लेकिन प्राइस सर्टेन नहीं हो, तो सबसे पहले सेलर भैया वे कर, मेजर कर, टेस्ट कर, कोई भी एक्ट कर जिससे प्राइस असर्टेन हो जाए, और प्राइस असर्टेन होते ही बायर को नोटिस दे दे। जब तक आपने मेजर करके बायर को नोटिस नहीं दिया तब तक आपकी प्रॉपर्टी पास नहीं होगी, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। क्या दोनों केसेस क्लियर है बेटा? तो जैसे उसने वेट करा था 200 रुपए आया तो हाँ, वो उस टाइम बताएगा तो उस टाइम होगी, मतलब हाँ, जैसे ही वेट का मेजर करा और उस प्राइस का नोटिस दिया, प्रॉपर्टी पास। एक एग्जांपल ऐसे बताना कि उसके बाद होगी ऐसे इमीडिएटली, तो उसी टाइम हो। यहां तो इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया। अब ये गया स्ट्रॉबेरी लेने, स्ट्रॉबेरी बॉक्स में पैक थी, पैकेट में पैक थी, लेकिन अभी प्राइस सर्टेन नहीं था, एमआरपी नहीं बताई थी। इन्हें बोला भैया ये वाला डब्बा चाहिए मुझे। भैया ने अनइवन डब्बे डाले होंगे भाई, कुछ किसी में ज्यादा किसी में कम, तो भैया ने कहा लाओ डब्बा। भैया ने मेजर करा, भैया ने कहा अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसने बोला ये वाला चाहिए मुझे, लेकिन अभी इमीडिएटली नहीं होगा। भैया ने बोला, मेजर करा, निकला 1 किलो। 1 किलो का प्राइस मैंने बोला भाई 500 रुपए है। मेजर करके प्राइस निकाला और नोटिस दिया 500 रुपए है। बायर ने बोला ओके, प्रॉपर्टी ट्रांसफर। मतलब प्रॉपर्टी यहां पे तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक आपने उसका प्राइस असर्टेन करके बायर को नोटिस नहीं दे दिया। जैसे दिया, बायर उस पर अग्री करा, तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। क्लियर है? अगर स्पेसिफिक गुड्स है, असर्टेन डिलीवरेबल स्टेट में प्राइस ऑलरेडी असर्टेन है, तब तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना, इसने बोला चाहिए, इसने बोला ओके, उसी टाइम प्रॉपर्टी पास। लेकिन अगर डिलीवरेबल स्टेट में थे लेकिन प्राइस असर्टेन नहीं है, तो पहले प्राइस निकालो, प्राइस का बायर को इंटीमेशन दो, तब आपकी प्रॉपर्टी उसके बाद ही पास हो सकती है। और लास्ट बेटा सिनेरियो क्या है? बहुत ही सिंपल। अरे भैया स्पेसिफिक गुड्स है, स्पेसिफिक गुड्स है, लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। स्ट्रॉबेरी इसने पसंद कर ली, भाई ये वाले चाहिए, एप्पल ये वाले चाहिए, लेकिन अभी वो डिलीवरेबल स्टेट नहीं है, तो भैया तब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होगी जब तक सेलर उसको क्या नहीं लाता, डिलीवरेबल स्टेट में नहीं लाता। और डिलीवरेबल स्टेट में लाके जैसे ही वो बायर को नोटिस देगा, प्रॉपर्टी पास। ठीक है, चलो फिर थर्ड केस लिखो। स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, इसमें लिखना बेटा क्या? थर्ड वाले केस में लिखना जल्दी से। सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू द गुड्स for the purpose of putting them into a deliverable state, comma, the property does not pass, the property does not pass until such thing is done, and the buyer has notice thereof. And the buyer has notice thereof. बेटा इसका ना ये आपकी बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, प्लीज उस एग्जाम्पल को रीड कर लेना। मैं आपको एक बार बता देता हूं, पेपर में आया हुआ एग्जाम्पल है। इसमें ना क्या हुआ,
कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है, एक कंपनी है, मान लो कारपेट एंड कंपनी, ये एक बिजनेस है, ठीक है। अब आपको नाम से पता लग रहा है किस में डील करता है बेटा, हाँ, तो ये क्या करते थे, ये कारपेट की मैन्युफैक्चरिंग करते थे बेटा, ये भाई साहब हमारे कारपेट मैन्युफैक्चरर थे, कारपेट मैन्युफैक्चरर। यहां पे कंपनी थी एक्स लिमिटेड। अब एक्स लिमिटेड जो है वो आती है कारपेट कंपनी के पास और इनको बोलती है भैया देखो मुझे ना कारपेट चाहिए, मुझे क्या चाहिए आपसे, कारपेट चाहिए। तो ये परचेज करते हैं कारपेट, लेकिन ये पहले ही बोल देते हैं भाई सुनो, हमारे जो कारपेट है ना वो आपको हमारे ऑफिस के फ्लोर में लेट डाउन करवाना है। क्या करवाना है ऑफिस के फ्लोर में, मतलब पूरा बिछाना है प्रॉपर, आपको ना पूरे कारपेट की स्ट्रेचिंग होती है एज टू एज, पूरा बिछाना है। मैंने कहा ओके बना लिया। अब देखो यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट बना है कि आप कारपेट परचेज करा हमने और हम कारपेट को आपको पूरा लेट डाउन करना है। अब इसमें हुआ क्या, कारपेट मैन्युफैक्चर वाले बंदे ने इनको कारपेट को डिलीवर कर दिया, कारपेट को क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया, लेट से 18th ऑफ जनवरी को, और बोला भैया मैं 20th जनवरी को आऊंगा और आपके यहां पे कारपेट को इंस्टॉल कर दूंगा, लेट डाउन कर दूंगा, ठीक है। और यहीं पर ही बेटा ये ऑफिस से ही क्या हो गया, चोरी। क्या हो गया, ऑफिस से ही चोरी। अब आपको बोलेगा अब आप मुझे बताइए कि यहां पे जो कारपेट का लॉस है वो कौन बियर करेगा, तू बता बेटा, चल बता दे पहले, जल्दी बता। सर जो कॉन्ट्रैक्ट में था तो अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाई ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में बिछाना भी इंक्लूडेड था। बिल्कुल, तो ओनरशिप किसके पास है अभी, कारपेट वाले के पास। ओनरशिप किसका, कारपेट। लेकिन वो था तो टैक्स के उसमें। बेटा आप सुन ध्यान से, बात वही ना, आपने डिलीवर करके कहां रखा मुझे लेना देना नहीं है, ओनरशिप किसकी है। क्या ये स्पेसिफिक गुड्स थे, यस, लेकिन ये स्पेसिफिक गुड्स अभी एक्स लिमिटेड के बिहाफ पे डिलीवरेबल स्टेट में थोड़ी आए हैं भाई। उसने पहले ही बोला था मेरे को कारपेट नहीं चाहिए, मुझे कारपेट को बिछा के चाहिए, तब मैं गुड को मानूंगा डिलीवरेबल स्टेट पे, पहले से कंडीशन बता दी ना। तो यहां पे गुड्स आ तो गए, स्पेसिफिक तो हो गए, लेकिन अभी वो डिलीवरेबल स्टेट नहीं है। जब तक वो इंस्टॉल नहीं हुआ तब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। आपको बात समझ आ रही है। और यहां पे इस सिचुएशन में क्या है बेटा, इस सिचुएशन में आपका जो है बीच में ये जो स्टोलन हुआ है ये लॉस जो है वो कारपेट एंड को बियर करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिलीवरेबल स्टेट में गुड्स को नहीं देखा गया, ठीक है। तो यहां पे ना मैं तभी बोल रहा हूं, ये जो थर्ड वाला एक्ट है ना, ये थर्ड वाला यूनिट, इसमें बहुत प्यारी प्यारी केस स्टडी है और बच्चे का दिमाग घूम जाता है। क्योंकि आप अगर एथिकली समझो तो आप बोलोगे कि सर हमारे घर पे तो रख दिया था उसने, ये तो सही है, टीवी मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट में फिट कर देता है, फिर जब टीवी डिलीवर उठवा लो, है ना। नहीं ऐसा नहीं है, हाँ वही मुझे पता है तुम कहां तक सोचोगे, टीवी की ऑर्डर कर दिया, टीवी घर पर आ गया, डिलीवरेबल स्टेट में लगा के जा। नहीं नहीं बेटा, टीवी का डिलीवरेबल स्टेट होता है पैकेजिंग ऑफ बॉक्स, उसका इंस्टॉलेशन डिलीवरेबल स्टेट नहीं होता। कारपेट अगर यहां पे वो बोलता ना बस कारपेट, मुझे कारपेट परचेज करना है और कारपेट उसने डिलीवर कर दिया, लेकिन उसने बोला था मेरे लिए डिलीवरेबल स्टेट क्या है, क्लियरली जब वो बिछेगा वो डिलीवरेबल स्टेट मानूंगा मैं, मुझे बिछा के चाहिए, तो कंडीशन पहले रखी थी। तो जब तक डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आएगा ओनरशिप ट्रांसफर होगी नहीं। तो यहां पे सारा रिस्क जो है वो कारपेट एंड को बियर करना पड़ेगा। हाँ छुपवा दे बेटा, यहाँ पे ना जब हम लॉ पढ़ रहे हैं ना तो हम तुम्हारी तरह लोगों की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सच्चे लोगों की बात करेंगे। साला चोर चोरी से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, हम चुरवा दे, दिमागी वही चलता ही वही उल्टे काम। ठीक है चलो, तो ये कारपेट वाला एग्जांपल ना बच्चों को कंफ्यूज करता है, तभी मैंने बता दिया। सेम एग्जांपल आपके बुक में भी है और सेम एग्जांपल यहां पे क्या है आपके पेपर में भी आया हुआ है। तो यहां लिख लेंगे भाई कारपेट डिलीवरी हो गई थी बट लेट डाउन नहीं होता, तो आप लिख लेना कंक्लूजन, सिंस goods are not
in deliverable state comma hence ownership is not yet transferred to the buyer. Therefore रिस्क किसका होगा बेटा? सारा लॉस जो डैमेज है वो सेलर का होगा, विच इज अरे सर कारपेट को। हाँ जी, जो लॉ होती है वैसे इसका ओपन बुक टेस्ट नहीं होता? नहीं भाई, फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा, इन जनरल जो लॉ वाली होती है। नहीं भाई, जो तू यार अब डिपेंड कर रहा है तू कौन सी डिग्री की बात कर रहा है उसमें। अगर तू क्लैट व्लैट की बात कर रहा है और आगे जब आप जाते हो कॉलेज में, तो इंटरनली कॉलेज का तो मेरे को आइडिया नहीं है, कई सेमेस्टर में इंटरनली कोई सेमेस्टर में कुछ हो रहा हो। जैसे सीए में, सीए में भी पता है तुम्हें एक पेपर तुम्हारा ओपन बुक है। हाँ, फाइनल का लास्ट पेपर, फाइनल में 6 पेपर है, 6 में से आपको 5 ही पढ़ना होता है, जो छठा पेपर होता है ओपन बुक होता है, उसमें आप बुक लेके जा सकते हो। तो बंदे भाई कोई भी बुक, वो बंदे भाई कट्टे कट्टे लेके जा रहे होते हैं। जेन्युइनली आप देख लेना वीडियोस में, कट्टे कट्टे लेके जाते हैं बंदे, वहां रखते हैं फिर, क्योंकि उसमें ये होता है कोई लिमिट नहीं, कुछ भी आ सकता है, टैक्स का भी क्वेश्चन, लॉ का भी क्वेश्चन, कुछ भी। तो अब जो बुक लेके जानी चले जाओ, ऐसा है। हाँ, बाहर लाइट बंद हुई। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी बताओ यार। आगे बढ़ूं मैं? अब ये बेटा आपका केस 1 क्लियर है, केस 1 डन है। अब सेकंड केस डालो बेटा, टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन गुड्स। अगर गुड अनअसर्टेन है, अब कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी? ये तो पूरा स्पेसिफिक का केस था, तो आप स्पेसिफिक में बताओगे पूरा पूरा कि डिलीवरेबल में है, नहीं है, टाइम कुछ प्राइस असर्टेन है या कुछ करना है, सब ये सब बता दोगे। केस नंबर आप 2 डालोगे बेटा। अब आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का टाइम अनअसर्टेन में, तो केस नंबर 2 हेडिंग डालो, टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन्ड गुड्स, इन अनअसर्टेन्ड गुड्स। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, देखिए अब क्या बोल रहा है, देखो पहले मैं थोड़ा अपने लैंग्वेज में बता देता हूं, फिर मैं पूरा बुक का लिखवाता हूं आपको क्या लिखना है। देखो भाई, अगर मैं बात करूं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन गुड्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन गुड्स, तो बेटा इसके लिए हमारे पास एक जनरल रूल है सेक्शन 18 का। अब ये बेसिक है, वैसे पूरा आंसर नहीं है, बट एक छोटी सी बात, ये मेन बात कहता है, ये कहता है अनअसर्टेन गुड तब तक ट्रांसफर नहीं होंगे जब तक आप उसे असर्टेन ना कर लो। दैट्स इट। आई रिपीट बेटा, अनअसर्टेन गुड्स कभी ट्रांसफर हो ही नहीं सकते। तो ये सबसे पहला स्टेप, तुझे अनअसर्टेन को क्या करना पड़ेगा? असर्टेन करना पड़ेगा। जैसे अब मम्मी एप्पल लेने गई है, तो बेटा जो अभी विच आर नॉट आइडेंटिफाइड, नॉट अग्रीड अपॉन, कुछ नहीं पता, खुले रखे हुए, वो क्या है? वो अनअसर्टेन है, जिसको सिर्फ डिस्क्रिप्शन पे बताया गया है अभी तक। जब तक मम्मी ने वहां से एक एक एप्पल सेलेक्ट करके असर्टेन नहीं करा, तब तक आपका जो है गुड्स ट्रांसफर नहीं होंगे। तो पहले अनअसर्टेन की सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है रूल 18, रूल जनरल रूल सेक्शन 18 का, वो कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन गुड्स में नॉट ट्रांसफर्ड until the goods are ascertain। मतलब सबसे पहले मनप्रीत अनअसर्टेन को क्या बनाना पड़ेगा? असर्टेन। अनअसर्टेन को क्या बनाना पड़ेगा बेटा? नो, ऐसा नहीं, इतना सिंपल नहीं है। ठीक है,
अगर तेरे को देख वैसे तो अगर तेरे को पेपर में अनसर्टेन गुड्स का वो है तो कुछ बातें लिखनी है वैसे मेन, उसके आगे तो वैसे सेम ही चलेगा जनरली, बट कुछ अलग भी हो सकता है। बट यहाँ पे ना टर्म्स थोड़ी देख के चलनी है अपने को, टर्म्स हमें को यही वाली लिखनी है, वो वाली टर्म लिखेगा ना इस वाले में तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, वैसे सेम ही डिलीवरेबल स्टेट पे लाना है, वही बस थोड़ा टर्म अलग है। अच्छा एक टर्म दे रहा हूं आपको, अगर गुड अनसर्टेन है तो सबसे पहले हमें गुड को क्या बनाना पड़ेगा, असर्टेन, सुयश, तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। और अनअसर्टेन को असर्टेन बनाने के प्रोसेस को यहां पे एक टर्म दे दिया, एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। क्या बोलते हैं इसे, अभी तक आपने नहीं पढ़ा था, अब मैंने बता दिया। जब मम्मी अनसर्टेन गुड्स को असर्टेन बनाती है उसे बोलते हैं गुड्स को एप्रोप्रिएट करना। क्या करना, गुड्स को, तो यहां पे लिखवा दूंगा मैं नीचे ही, इसी में लिख लेना, द प्रोसेस ऑफ selection of a certain goods from the lot of uncertain goods is called appropriation of goods। तो बेटा आपकी बुक में ना बस सिंपल टर्म्स में सुयश क्या लिखा है, अगर हमें अनसर्टेन गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करनी है तो अनसर्टेन गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, जब आप उन्हें एप्रोप्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट। और एक चीज और बता दूं, ये एप्रोप्रिएशन कैसे करना है, एप्रोप्रिएशन हमेशा होना चाहिए अनकंडीशनल। कैसा होना चाहिए, मतलब आप एप्रोप्रिएशन तो करे हो लेकिन सेलर कंडीशन लगा रहा है कि भाई देख तू गुड्स को एप्रोप्रिएट कर ले, अनसर्टेन से असर्टेन बना ले, डिलीवरेबल स्टेट में भी आ गए, लेकिन ना ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब ये होगा। अगर आपने कोई कंडीशन लगा दी बेटा तब तो फिर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चले जाओगे ना आप, तब तो ओनरशिप कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होगी। जैसे मैंने पहले यहां पे बताया था, ये वाला केस याद है आपको, जनरल रूल ने क्या बोला था कि भाई अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में टर्म लगा दी तो ये वाले रूल थोड़ी अप्लाई होंगे फिर, है ना। तो पहले ही यहां पे क्लियर बता दूं, अगर अनसर्टेन गुड्स की बात हो रही है तो अनसर्टेन गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, जब आप गुड्स को एप्रोप्रिएट करते हो। और वो भी कैसे, कंडीशनल या अनकंडीशनल, अनकंडीशनल, क्योंकि अगर आपने कंडीशनली एप्रोप्रिएट कर दिया तो फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग ओनरशिप ट्रांसफर होती है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं बेटा, अनअसर्टेन गुड्स को पहले अपने को असर्टेन बनाना है तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी। अनअसर्टेन को असर्टेन बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स बोलते हैं। बस याद ये रखियो, जब भी आप ओनरशिप ट्रांसफर की बात करोगे तो अनसर्टेन गुड्स को एप्रोप्रिएट करना पड़ेगा और वो डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए। ये दो सिचुएशन है, एप्रोप्रिएशन और डिलीवरेबल स्टेट। लेकिन लॉ कहता है कि जो एप्रोप्रिएशन है ये अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। अनकंडीशनल मतलब सेलर जो है वो बायर को गुड्स छांट के दे रहा है, इसे तो बोले ना एप्रोप्रिएशन, छांट छांट के अच्छे अच्छे गुड्स सेलेक्ट कर लिए। ये गुड्स का, अरे यार ऑफ करो इसे, सेलर जो है वो बायर को गुड्स दे रहा है एप्रोप्रिएट करके, लेकिन मान ले जब वो एप्रोप्रिएट करा ना, सेलर ने कंडीशन लगा दी कि भाई देख मैं तो ओनरशिप तब ट्रांसफर मानूंगा जब तू मुझे क्या देगा, प्राइस। अब ये देखो, ये गुड्स एप्रोप्रिएट तो हुए लेकिन कैसे एप्रोप्रिएट हुए, कंडीशनली एप्रोप्रिएट हुए। तो अब इसमें बता ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, जब प्राइस पेमेंट होगा। अब दूसरा केस, आपने गुड्स को एप्रोप्रिएट कर दिया और कोई भी कंडीशन नहीं लगाई, कोई भी कंडीशन लगाई, तो लॉ कहता है अगर अनसर्टेन गुड्स है, आपने उन्हें असर्टेन कर लिया और आपने उन्हें डिलीवरेबल स्टेट पे लाया और असर्टेन कैसे करा है, अनकंडीशनली करा है, तो उसी टाइम ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। कंडीशनल वाले में कब होगी, जब कंडीशन मीट करेगा तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। और नॉर्मल केस में जैसे ही आपने अनसर्टेन को असर्टेन बनाया, जैसे आप उसे डिलीवरेबल स्टेट में लाए और वो एप्रोप्रिएशन कैसा रहा, अनकंडीशनल, वैसे ओनरशिप ट्रांसफर। मनप्रीत समझ आया बेटा, ठीक है, बस ये वाला पॉइंट था। तो अब मैं पूरा का पूरा कंक्लूजन लिखवा देता हूं। अभी तो मैंने थोड़ा अपने लैंग्वेज में लिखवाया था, अब मैं आपको पूरा बुक का लैंग्वेज लिखवा देता हूं। चलो भाई, आप प्रोविजन लिखना बेटा, ठीक है। सेक्शन 20, 21, 22 हो गया था ना। अब अपने को यहां पे याद है ना, आपको 20 से 24 था, तो 20, 21, 22 तो स्पेसिफिक गुड्स में आ गया। अब ये 23 है। चलो, तो आप लिखना यहां पे जब भी आपको बोले कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बताओ अनसर्टेन गुड्स में,
तो आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना है जो मैं अब लिख रहा हूं। बेटा मैं पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं, आप देख लेना आपको जैसे सही लगे। सेल ऑफ, ब्रेक करके लिखवा रहा हूं ताकि आपको इजी रहे। अनअसर्टेन्ड गुड्स, सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। ठीक है, इसमें लिखो बेटा गुड्स शुड कंफर्म टू दी डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी स्टेटेड इन दी कॉन्ट्रैक्ट। पहला पॉइंट, जब भी आप अनसर्टेन गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो तो सुयश, क्योंकि अनसर्टेन गुड्स तो आपको याद है ना बेटा, वो तो अभी डिस्क्रिप्शन से बिका है, अभी तो आपने देखा ही नहीं गुड्स को, डिस्क्रिप्शन से याद है। तो सबसे पहले आप चेक करो कि वो डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी जो कॉन्ट्रैक्ट में बताई गई थी उसको मैच कर रहे हो। पॉइंट नंबर 2, गुड्स मस्ट बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट। बेटा गुड्स कैसे होने चाहिए? डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए। सेकंड कंडीशन देखो। फिर थर्ड, गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड। अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड मतलब बायर ने या सेलर ने अनअसर्टेन को असर्टेन बनाया, वो भी अनकंडीशनली। अनकंडीशनली क्योंकि अगर कंडीशनली एप्रोप्रिएटेड है तो फिर तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कंडीशन के बेसिस पे होगा, तो अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड होना चाहिए। अच्छा ये एप्रोप्रिएशन कौन करेगा बेटा, याद रखना, अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड। हाँ, एप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय, इसके अंदर लिखो नंबर ए, सेलर with assent of buyer, या नंबर बी, buyer with assent of seller। क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? विद असेंट, असेंट विद असेंट ऑफ सेलर। तो बेटा याद रखना, अनअसर्टेन गुड्स के केस में क्या होगा, पहला अनअसर्टेन गुड्स को पहले क्या बनाना पड़ेगा, असर्टेन। दूसरा, डिस्क्रिप्शन से और क्वालिटी से मैच होने चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। जो आपने एप्रोप्रिएशन करा है वो कैसा होना चाहिए, अनकंडीशनल। और एक और बात, एप्रोप्रिएशन या तो सेलर कर दे या बायर कर दे, दूसरी पार्टी से पूछ के करना है। सेलर कर रहा है तो बायर से पूछ के, बायर कर रहा है तो सेलर से पूछ के, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट और लिख देना, ये जो असेंट आप दे रहे हो, ये जो असेंट की बात यहां पे हो रही है, इससे रिलेटेड पॉइंट, असेंट जो है वो एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकती है, एंड असेंट में बी गिवन आइदर बिफोर और आफ्टर एप्रोप्रिएशन। बेटा असेंट जो है वो एक्सप्रेस इंप्लाइड कैसे भी दे सकते हो, एप्रोप्रिएट करने से पहले या एप्रोप्रिएट करने के बाद भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब ये सारी चीजें बेटा मीट हो जाए तो आपका अनअसर्टेन गुड्स का प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा ना, आपको दोनों लिखने हैं, पहले सेक्शन 18 बताना है और फिर ये बताना है। ये कौन सा सेक्शन है सर, ये लिख लो, ये है सेक्शन नंबर 23, सब सेक्शन नंबर 1। सब सेक्शन याद भी ना रखो, 23 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, जो आप असेंट जो आप पूछोगे ना एप्रोप्रिएशन, वो एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है। आप सिलेक्शन करने से पहले बोल दो कि यार मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, चलेगा ना, या आप सेलेक्ट करने के बाद बोल रहे हो कि यार मैंने सेलेक्ट कर लिया, चलेगा ना। तो वो एक्सप्रेस इंप्लाइड, बिफोर एप्रोप्रिएशन, आफ्टर एप्रोप्रिएशन, कुछ भी चल सकता है। बस आपको पूछ के करना है, चाहे पहले पूछो चाहे बाद में पूछो,
चाहे क्लियरली पूछो या कंडक्ट से पूछो, आप खुद सेलेक्ट करने लग गए, अपने आप ही सेलेक्ट करके दे दिया, लो मैंने सेलेक्ट कर लिया कंडक्ट से, उसने बोला ओके, तो ये इंप्लाइड हो गया। एक्सप्रेस आप पहले पूछ रहे हो कि यार मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मे बी गिवन, हाँ आइदर बिफोर और आफ्टर एप्रोप्रिएशन ना, तूने एप्पल सेलेक्ट करके पहले कर लिया एप्रोप्रिएशन, उसके बाद तू बता रहा है कि भैया मैंने सेलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। या तू करने से पहले भैया से पूछ रहा है कि भैया सेलेक्ट मैं करूं या आप करोगे, उसने बोला भैया आप कर लो। तो एप्रोप्रिएशन जो कर रहे हो आप, वो असेंट से पहले भी एप्रोप्रिएशन हो सकता है, बाद भी हो सकता है, असेंट लेनी है बस, पॉइंट ये। ठीक है सुरेश भाई, यहां तक कोई दिक्कत? तो ये बेटा पूरा अनअसर्टेन का सिचुएशन हो गया। सर क्या केस नंबर 2 खत्म? बेटा देखो केस नंबर 2 वैसे तो खत्म हो गया, आई रिपीट केस नंबर 2 वैसे तो खत्म हो गया, लेकिन इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट और बचा है, मैं आपको वो बता देता हूं बेटा। ठीक है, अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा, इसी में ही एक और कॉन्सेप्ट लिखना, डिलीवरी टू दी कैरियर, और करके आप इसे लिख सकते हो, जिसे लॉ में बोला जाता है डीम्ड एप्रोप्रिएशन। जब भी आपको पेपर में अनअसर्टेन के केस बोलेगा कि भैया अनअसर्टेन के केस में बताओ प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा बेटा, सेक्शन 18 भी बताना पड़ेगा, 23 सबसेक्शन 1 भी बताना पड़ेगा, और ये जो है यह 23 सबसेक्शन 2। नहीं नहीं डिफरेंस नहीं है भाई, ये दोनों नाम है एक ही चीज। हाँ। नहीं नहीं नहीं, डिलीवरी टू द कैरियर और लिखा है डीम्ड एप्रोप्रिएशन बोलते थे। अब ये क्या कॉन्सेप्ट होता है देखो मैं बता देता हूं। प्रोविजन क्या कहते हैं? व्हेन सेलर delivers the goods to the, when seller deliver the good to the, हमेशा की तरह ब्रेक करके, टू दी बायर, दूसरा और कैरियर, और तीसरा बेली, और एनी अदर पर्सन। नहीं बेटा हायर नहीं, हायरन में तो फिर आप सेल मतलब वो अलग चीज हो जाएगी, फिर बेली में तो आपने बस पोजीशन रखा हुआ है कि भाई ये रख उसको दे दियो। अब अगर सेलर डिलीवर कर रहा है गुड्स किसको, बायर को दे दिए, या फिर कैरियर जो लेके जा रहा है, या किसी बेली को दे दिए कि भाई आपके पास पोजीशन है उसको देना बाद में दे देना, या फिर कोई भी अदर पर्सन। एंड अब एक और नई टर्म आ गई आपके पास, ये टर्म अभी आपको नहीं समझाऊंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, ये लास्ट में आएगा दोबारा से। एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। बेटा वो राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व नहीं करता, डज नॉट रिजर्व राइट ऑफ डिस्पोजल। इसे बोलते हैं डीम्ड एप्रोप्रिएशन, और हम यहां पे मानेंगे कि आपने जो है ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है। डीम्ड एप्रोप्रिएशन में हम मानेंगे कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। अब यहां पे एक वर्ड आया, डज नॉट रिजर्व राइट ऑफ डिस्पोजल, डज नॉट रिजर्व राइट ऑफ डिस्पोजल। अभी के लिए ना बस इतना समझो, वैसे सिंपल टर्म में इसका मतलब क्या है, राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं करा, मतलब ये भी इसका मतलब होता है अनकंडीशनली। ये कैसे बेटा? अनकंडीशनली। ठीक है,
अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुन ले बेटा, देख एग्जांपल, ये है मिस्टर ए, ये है सेलर, ये है मिस्टर बी, ये है बायर। इन्होंने रेलवे के थ्रू गुड्स भेजे, रेलवे के थ्रू क्या भेजे, गुड्स, और रेलवे के थ्रू गुड्स भेजे तो इन्होंने जो रेलवे रिसीट है, आपको बताया था ना फर्स्ट चैप्टर में बताया था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, है ना, अगर आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया इसका मतलब वो पर्सन वहां से डिलीवरी एक्सेप्ट कर लेगा, उसके पास राइट है गुड्स को लेने का। तो आपने क्या करा बेटा, आपने रेलवे के थ्रू गुड्स भेजे और सेलर ने क्या करा, उसी टाइम बायर को रेलवे का रिसीट दे दिया, यानी मैं ऐसे बोलूं कि उसने काइंड ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी कर दी बेटा। क्या कर दी, सिंबॉलिक डिलीवरी कर दी। अब सुरेश भाई एग्जांपल सुन लो ध्यान से, कहां जा रहा है तू, अच्छा, मिस्टर ए सेलर है, मिस्टर बी को उन्होंने गुड्स भेजे रेलवे के थ्रू, और गुड्स जब जा रहे थे कैरियर में ही थे तो उन्होंने ना बी को रेलवे रिसीट भेज दिया। आप कहते हैं रेलवे रिसीट होता है ना डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जिसके पास वो रिसीट है वो डिलीवरी ले सकता है, तो इट इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी, राइट, एक डिलीवरी का सिंबल दे दिया कि आप डिलीवरी ले लो। और इन गुड्स में उन्होंने आप ये समझो किसी भी तरह की ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पे कंडीशन नहीं लगाई थी, कंडीशन, तभी यहां वर्ड बोला डज नॉट रिजर्व राइट ऑफ डिस्पोजल, अनकंडीशनली भेज दिए कि ले भाई गुड्स और रिसीट भी तेरे को दे दी। बेटा अब जैसे ही इसके पास गुड्स आएंगे ना, हम इसे मान लेंगे क्या, डीम्ड एप्रोप्रिएशन। क्या मान लेंगे, डीम्ड एप्रोप्रिएशन। और जैसे ही डीम्ड एप्रोप्रिएशन माना तो यानी कि यहां पे क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डीम्ड एप्रोप्रिएशन तभी होगा जब यहां पे कोई कंडीशन नहीं लगी होगी। अगर उसने राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व रखा है, अब आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि ये चौथा केस था, अब याद करो, ये रहा चौथा केस, है ना, तो ये फोर्थ वाले केस में ढंग से समझ आएगा। अभी आप इतना याद रखो, उसने बस ना कोई कंडीशन नहीं लगाई, अगर विदाउट एनी कंडीशन उन्होंने दे दिया तो जैसे ही आपके पास आया आपका डीम्ड एप्रोप्रिएशन मान के ओनरशिप ट्रांसफर ले लेंगे, बस ये पॉइंट है। जब भी अनसर्टेन गुड्स बताओ डीम्ड एप्रोप्रिएशन हमेशा बताओ। आई रिपीट, अगर सेलर गुड्स को डिलीवर करे बायर को, कैरियर को, बेली को या एनी अदर पर्सन को, और उस ट्रांसफर में वो कोई भी राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं रखता, मतलब उसने गुड्स अनकंडीशनली दे दिए, तो उस सिचुएशन में हम डीम्ड एप्रोप्रिएशन मानेंगे और ओनरशिप को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये, हाँ जी, इस वाले से कनेक्ट कैसे, बेटा मैं ये इससे कनेक्टेड ऐसा कुछ नहीं है, ये इससे कनेक्टेड ऐसा कुछ नहीं है। देख पता क्या है, जैसे मान ले एग्जांपल ले, तू रहता है दिल्ली में और यहां तूने गुड्स भेजे मुंबई में, ठीक है। अब एक बात बता, तू क्या वहां जाके एप्रोप्रिएट करने गुड्स को जाएगा, वहां पे गुड्स अनसर्टेन पड़े। अब तूने बहुत सारे गुड्स पड़े, जैसे तू शॉप पे गया नीचे रिलायंस में, वहां पे बहुत सारे टाटा सॉल्ट पड़े, 10 पैकेट पड़े, अभी वो अनसर्टेन है, तूने अपना जो एक पैकेट उठाया टाटा सॉल्ट का, तो वो क्या हो गया, असर्टेन हो गया। अब क्यों, ये तू कैसे कर पाया, तूने एप्रोप्रिएशन इससे कर लिया क्योंकि तेरे सामने गुड्स पड़े ना। लेकिन अगर गुड्स है दिल्ली में, आप रहते हो मुंबई में, तब ये केस अप्लाई होगा। अब आप वहां पे जाके गुड्स को असर्टेन तो कर नहीं सकते, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सेलर ने गुड्स भिजवाए, जो भी गुड्स भिजवाए अपने हिसाब से, और यहां पे गुड्स रेलवे से होके गए और इसके पास विदाउट एनी कंडीशन गुड्स पहुंच गए और इसने गुड्स की डिलीवरी ले ली, तो मानेंगे कि इसने अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट कर लिया। तो सिमिलर टू दिस सिचुएशन हो गई ना। अगर गुड्स मतलब कोई अगर वो नहीं लेना चाहे, हाँ तो मना कर दे, अगर गुड्स नहीं लेना चाहे तो मना कर दे, रिटर्न कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं यार, डिपेंड, अब देख ऐसे ही तो मना नहीं कर सकता ना, डिपेंड करता है किस फैक्टर पे। अगर वहां पे डिलीवरी गई और उसने सिंबॉलिक डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली, डिलीवरी एक्सेप्ट करने के बाद डीम्ड एप्रोप्रिएशन हो गया ना। अगर वो मना कर दे डिलीवरी एक्सेप्ट करने पे, नहीं ये वाले गुड सही नहीं है,
तो मना कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने सिंबॉलिक डिलीवरी आई और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो हम मानेंगे कि उसने डीम्ड एप्रोप्रिएशन कर लिया, अब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। ये चीज है। तो जब भी आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझाइए, अनसर्टेन वाला जो भी पूरा ये समझाए सेक्शन 23(1), तो डीम्ड एप्रोप्रिएशन हमेशा लिखिएगा इसके साथ। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सुरेश बेटा कोई डाउट? एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। आज के लिए फिर हम इसे इतना ही रखेंगे। मैंने आज आपको 2 केसेस पढ़ा दिए, 2 केसेस। अब कौन से 2 केसेस बच गए हैं? कौन से 2 बच गए हैं? अगला बचा है सेल और रिटर्न बेसिस पे कब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, और लास्ट यही आएगा, राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व करना। नोट कर लिया ये? फोटो लेंगे। अच्छा चलो भाई। तो बेटा मैंने यहां पे आपको ओनरशिप ट्रांसफर का नॉर्मल रूल बताया आज पहला, और स्पेसिफिक का केस बता दिया, और अनसर्टेन का केस बता दिया। बाकी केस 3 और 4 मैं कराऊंगा अगली क्लास। आज क्या है, सैटरडे है ना, कल रख लें। आपको सैटरडे को चलो लंबी क्लासेस रखनी है या जब भी रखनी है आप रखिए ना। हो गया तेरा खत्म? अच्छा चलो बहुत बढ़िया। फिर तो हम सैटरडे का भी टाइम वही रखेंगे, नॉर्मल वाला, है ना। मैं अपडेट करता रहूंगा आपको जैसे भी होगा। हाँ मतलब 12 साढ़े 12 सैटरडे को हमारी 1:30 बजे हो रही है ना, इसके चक्कर में, क्योंकि इसकी क्लास चल रही होती थी, तो हम इसको जल्दी कर लेंगे, 12:30 कर लेंगे। तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं इतनी सुबह नहीं, जैसे थर्सडे को हमारी 12:30 नहीं होती, तो वैसे सैटरडे को 12:30 रख लेंगे, है ना। अब सुनो भाई, अगली क्लास आपकी संडे, कल शाम को 9:30 बजे, डन रखना। रिपीट करो, कल शाम को 9:30 बजे ऑनलाइन क्लास है। ये वाला दोनों केसेस खत्म कराऊंगा, छोटी क्लास होगी पर ये दोनों केसेस खत्म कराने मुझे, ठीक है ना। तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा आप 9:30 बजे, और फिर इसके बाद हमारा डिलीवरी और नेमो डेट बच जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगली संडे को जाएगी, और एक और क्लास ट्यूसडे वाली, इन दोनों में ये यूनिट खत्म हो जाएगी। फिर 4th भी 1-2 में खत्म हो जाएगी, हो जाएगा जल्दी।